मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमधा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर की मदद से MCOM फोर्थ सेम, पेपर का नाम है बैंकिंग प्रैक्टिस और इस पेपर के यूनिट 4 चैप्टर का नाम है साख पत्र, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इस विषय पर आपके सामने अपने विचार व्यक्त करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं साख पत्र। साख पत्र के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान बैंकिंग क्षेत्र बहुत अधिक स्पर्धी हो गया है। इस स्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्येक बैंकिंग संस्था सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहक को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं उन्हें लाभ देने की कोशिश करती है। साख पत्र, बैंक द्वारा जारी साख पत्र भी बैंक की ही एक ऐसी सुविधा है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहक को उनकी औद्योगिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए जारी किया जाता है। अब हम आते हैं कि इस साख पत्र का अर्थ क्या है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में साख पत्र का तात्पर्य उस प्रपत्र से लिया जाता है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस आशय के साथ लिखा जाता है कि साख पत्र में उल्लेखित व्यक्ति को उल्लेखित राशि का भुगतान कर दे। इसमें साख पत्र का लेखक यह वचन देता है कि आपके द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा या राशि के बराबर का विपत्र वह स्वीकार कर लेगा। ये हुआ साख पत्र का अर्थ। अब हम साख पत्र की विशेषताओं में प्रवेश करते हैं। तो साख पत्र की पहली विशेषता है लिखित प्रतिज्ञा। लिखित प्रतिज्ञा का तात्पर्य क्या है कि साख पत्र का स्वरूप लिखित होता है और यह एक प्रतिज्ञा के रूप में लिखा जाता है। साख पत्र की दूसरी विशेषता है कि निश्चित अवधि। निश्चित अवधि का तात्पर्य है कि साख पत्र एक निश्चित समय के लिए लिखा जाता है। सामान्यतः इसकी अवधि 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक हो सकती है। साख पत्र की एक विशेषता निश्चित राशि भी है। साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें साख पत्र का लेखक साख पत्र के धारक को एक निश्चित राशि देने का प्रतिज्ञा करता है या वचन देता है। साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि साख पत्र के 3 पक्षकार होते हैं। एक साख पत्र का लेखक, एक साख पत्र का भुगतान करता बैंक और तीसरा साख पत्र की राशि प्राप्त करने वाला पक्षकार। ये 3 पक्षकार साख पत्र के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि साख पत्र खुले रूप में भी हो सकता है और प्रतिबंधित रूप में भी हो सकता है। खुले रूप का तात्पर्य क्या है कि जब साख पत्र का निर्गमन करते समय उसके भुगतान के संदर्भ में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, उसे खुला साख पत्र कहते हैं। इसके विपरीत यदि साख पत्र के निर्गमन के समय निर्गमक बैंक के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इन शर्तों के अधीन भुगतान किया जाएगा, तो ऐसा साख पत्र प्रतिबंधित साख पत्र के नाम से जाना जाएगा। साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि साख पत्र के निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य पर्यटन से भी संबंधित हो सकते हैं कि देश और विदेश में यात्रा करने वाला व्यक्ति साख पत्र को प्राप्त करता है, या साख पत्र को प्राप्त करने का यह भी उद्देश्य हो सकता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे को पूर्ण किया जाए। इस प्रकार साख पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि साख पत्र का निर्गमन या तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि साख पत्र अविनिमय साध्य होता है। अविनिमय साध्य का तात्पर्य है
कि इसके स्वामित्व को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर नहीं कर सकते। साख पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि साख पत्र का स्वामित्व हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए साख पत्र को अविनिमेय साध्य प्रलेख माना जाता है। साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यदि साख पत्र के धारक से उसका साख पत्र गुम हो जाए या चोरी हो जाए और जिस व्यक्ति को वो मिला है वह किसी तरह उस साख पत्र की राशि प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी दशा में हम लाभार्थी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये सारी बातें थी जो साख पत्र की विशेषताओं के संदर्भ में कही जा सकती है, और इतना अध्ययन से यह बात निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि साख पत्र का तात्पर्य उस प्रलेख से लिया जाता है जो भविष्य में भुगतान के प्रतिज्ञा के रूप में होता है कि मैं भविष्य में इस व्यक्ति को इतनी राशि का भुगतान करूंगा। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण हिस्से में, और इस हिस्से का नाम है साख पत्र के प्रकार, कि साख पत्र कितने प्रकार का होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम साख पत्रों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग व्यक्तिगत साख पत्र कहलाता है और दूसरा भाग व्यवसायिक साख पत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले भाग यानी व्यक्तिगत साख पत्र को। व्यक्तिगत साख पहला प्रश्न उठता है कि किस साख पत्र को हम व्यक्तिगत साख पत्र की श्रेणी में रख सकते हैं। तो व्यक्तिगत साख पत्र का तात्पर्य उस साख पत्र से लिया जाता है जो भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने या विदेश जाने या अन्य भुगतान के लिए एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है ताकि इसका समय पर भुगतान किया जा सके। इस व्यक्तिगत साख पत्र की यदि मुख्य बातें या विशेषताओं पर नजर डालें तो सबसे पहला इसकी विशेषता है कि विपत्र का लेखक एक बैंक होता है। यानी व्यक्तिगत साख पत्र की विशेषता है कि व्यक्तिगत साख पत्र एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक पर लिखा जाता है। और व्यक्तिगत साख पत्र की दूसरी विशेषता है कि व्यक्तिगत साख पत्र की राशि विपत्र के धारक को प्राप्त होती है। व्यक्तिगत साख पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि विपत्र में तालिका बनी होती है जिसमें विपत्र का भुगतान करने वाला बैंक भुगतान की तिथि के साथ भुगतान की गई राशि का उल्लेख करता है। व्यक्तिगत साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्तिगत साख पत्र एक निश्चित राशि के लिए लिखा जाता है जिसमें विपत्र का लेखक विपत्र की प्राप्तकर्ता को धारक को यह प्रतिज्ञा करता है कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। व्यक्तिगत साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस बैंक के माध्यम से हम व्यक्तिगत साख पत्र जारी करते हैं उनकी सेवा के लिए बैंक को कमीशन दिया जाता है। बैंक की और व्यक्तिगत साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस बैंक के द्वारा व्यक्तिगत साख पत्र जारी किया जाता है वह ग्राहक का परिचय पत्र भी जारी करता है कि ग्राहक का नाम क्या है, उसके हस्ताक्षर के नमूने क्या हैं और बैंक के अधिकारियों के हस्ताक्षर भी उस परिचय पत्र में दिए जाते हैं। ये वे सारी बातें थी जो व्यक्तिगत साख पत्र की विशेषताओं के अधीन मुख्य बातों के अधीन हम शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि व्यक्तिगत साख पत्र कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला है गारंटी साख पत्र। जैसे नाम से स्पष्ट है कि गारंटी साख पत्र वह साख पत्र है जिसमें साख पत्र का लेखक बैंक को ये गारंटी देता है कि आप भुगतान कर दें, आपके द्वारा भुगतान की गई राशि के भुगतान की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि यह विपत्र लेखक की गारंटी के आधार पर जारी किया जाता है इसलिए इसे गारंटी साख पत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा व्यक्तिगत साख पत्र है गस्ती साख पत्र। गस्ती साख पत्र, गस्ती साख पत्र का तात्पर्य उस साख पत्र से लिया जाता है जो दो या दो से अधिक बैंकों के पक्ष में लिखा जाता है। सामान्यतः ऐसा साख पत्र उस समय लिखा जाता है जब व्यक्ति भारत में अलग अलग स्थानों में यात्रा करना चाहता है या विदेश में अलग अलग स्थानों में जाकर यात्रा करना चाहता है,
वो अलग अलग स्थान में जाकर वहाँ के बैंकों से राशि प्राप्त कर लेता है। इस संदर्भ में यह बात ध्यान में रखी जाती है कि जिस बैंक के द्वारा पेमेंट करना है वह दो बातें ध्यान में रखता है। एक, विपत्र कितनी राशि का लिखा गया है, और दूसरा, आज तक इस विपत्र पर कितना पेमेंट हो चुका है। मान लीजिए एक विपत्र 1,00,000 रुपए का लिखा गया है और ग्राहक ने उस पर 50,000 रुपए प्राप्त कर लिए हैं, तो शेष राशि तक उसका भुगतान किया जाएगा। इस तरह ये व्यक्तिगत साख-पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गस्ती नोट। अब हम प्रवेश करते हैं गस्ती चेक। गस्ती चेक एक महत्वपूर्ण साख-पत्र है जो एक निश्चित मूल्य के लिए लिखा जाता है। गस्ती चेक का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण साख-पत्र से लिया जाता है जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया यानी 100 के गुणिज के मूल्यों में उसे लिखा जाता है। और गस्ती, अब हम प्रवेश करते हैं गस्ती चेक के संबंध में। गस्ती चेक के संबंध में मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि गस्ती चेक ऐसे विदेशी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है या उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो उसके देश में जाकर यात्रा करना चाहते हैं। और गस्ती चेक के संबंध में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गस्ती चेक का विक्रय जिस बैंक के द्वारा किया जाता है वह विक्रय करने वाला बैंक कहलाता है, और ऐसा चेक जिस बैंक के मदद से बनाया गया है, जिसने जारी किया है, उसको निर्गमन करता बैंक कहते हैं। मैं इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति बी है जो भारत का है, वह भारत में स्थित अमेरिकी बैंक से गस्ती चेक की राशि प्राप्त करता है, गस्ती चेक प्राप्त करता है और वह अमेरिका जाकर यात्रा करेगा। उसने भारत के अमेरिकी बैंक से प्राप्त की और उस गस्ती चेक की सहायता से अमेरिका में गया, अमेरिका की यात्रा किया, अलग अलग बैंकों में उसकी राशि का भुगतान किया और वह अपनी यात्रा को सफल बना सकता है। इस तरह गस्ती चेक के दशा में एक विक्रयकर्ता बैंक होता है, एक निर्गमक बैंक होता है, एक भुगतान करने वाला बैंक होता है, और ये सारे बैंक, सारी गतिविधियां पर्यटन को प्रभावित करने वाली, बढ़ावा देने वाली होती हैं। इसी के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत साख-पत्र के प्रकारों में एक प्रकार यात्री चेक का भी बताना चाहूंगा। यात्री चेक का तात्पर्य उस साख-पत्र से लिया जाता है जो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यदि यात्री चेक की विशेषताओं में नजर डालें या मुख्य बातों में नजर डालें तो सबसे पहली मुख्य बात है कि यात्री चेक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया यानी 100 रुपया मूल्य के गुणज में उसे आरंभ किया जाता है। और इस यात्री चेक की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऐसी यात्री चेक को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होता कि हम बैंक के ग्राहक हों। यदि हम बैंक के ग्राहक भी नहीं हैं तो भी हम बैंक से यात्री चेक प्राप्त कर सकते हैं। यात्री चेक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यात्री चेक को देश या विदेश की मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं ताकि हम देश के अंचल में या विदेश के भागों में जाकर पर्यटन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। एक महत्वपूर्ण विशेषता यात्री चेक की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यात्री चेक एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है। सामान्यतः यह अवधि 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की हो सकती है। यात्री चेक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस बैंक के द्वारा यात्री चेक किया जाता है वह बैंक क्रेता का विवरण संधारित करता है कि उसने किस व्यक्ति को कितने मूल्य के कौन से यात्रा चेक उन्हें प्रदान किए। अब यात्री चेक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने यात्री चेक प्राप्त किया और वह विदेश की यात्रा में गया, उससे यात्री चेक खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसका दायित्व बनता है कि वह निर्गमक बैंक को इसकी जानकारी प्रदान कर दे ताकि निर्गमक बैंक अपनी शाखाओं को ये सूचित कर सके कि अब इस चेक का भुगतान नहीं करना है। इस संदर्भ में और प्रावधान है कि हमसे तो चेक गुम गया, हम एक प्रार्थना पत्र बैंक में देंगे
और एक क्षतिपूरक बॉन्ड भी जमा करते हैं जिसमें 2 गारंटी दाता के हस्ताक्षर होते हैं। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद हम गुमे हुए यात्री चेक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। यात्री चेक की एक विशेषता ये भी है कि मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का यात्री चेक प्राप्त किया और हम विदेश में यात्रा में गए और हमसे 95,000 रुपए तक का ही खर्च हुआ, 5,000 के यात्री चेक बच गए, तो बैंक ये सुविधा प्रदान करता है कि बचे हुए यात्री चेक हमें वापस कर दिए, हम आपको शेष राशि का भुगतान कर देंगे। ये व्यक्तिगत साख पत्र के प्रारूप में पहला हमने व्यक्तिगत साख पत्र पढ़ा कि व्यक्तिगत साख पत्र किसे कहते हैं, व्यक्तिगत साख पत्र की विशेषताएं क्या हैं और व्यक्तिगत साख पत्र कितने रूपों में लिखा जा सकता है। अब हम दूसरा साख पत्र का स्वरूप पढ़ते हैं, वो है व्यावसायिक साख पत्र। इस संदर्भ में मैं भूमिका के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान व्यवसाय का स्वरूप प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आयातकर्ता और निर्यातकर्ता कभी कभी हो सकता है कि दोनों परिचित ना हो या उनका परिचय सामान्य से अधिक ना हो। ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मूर्त स्वरूप देने के लिए साख पत्र के जिस स्वरूप का सहारा लिया जाता है वह स्वरूप व्यावसायिक साख पत्र के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक साख पत्र को सामान्य शब्दों में अर्थ के रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि व्यावसायिक साख पत्र वह साख पत्र है जो क्रेता के अनुरोध पर क्रेता के बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वो प्रतिज्ञा करता है कि वह विक्रेता को भुगतान करेगा बशर्ते विक्रेता साख पत्रों की शर्तों के अनुसार पूर्ति करे। इसे सामान्य शब्दों में और भी इसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि मुझे अमेरिका से माल खरीदना है और सबसे पहले मैं ये चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मुझे सामान खरीदना है और जिस पक्ष से सामान खरीदना है उससे संपर्क करके उसके भुगतान की व्यवस्था हम जिस साख पत्र की मदद से करेंगे वह व्यावसायिक साख पत्र के नाम से जाना जाता है। यदि इनकी मुख्य विशेषताओं में नज़र डालें, व्यावसायिक साख पत्र की मुख्य विशेषताओं में नज़र डालें तो सबसे पहली विशेषता जो हमें नज़र आती है वह है कि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता क्रेता और विक्रेता के मध्य एक लिखित अनुबंध होता है। व्यावसायिक साख पत्र की दूसरी विशेषता है कि व्यावसायिक साख पत्र की राशि का भुगतान निर्यातकर्ता यानी विक्रेता को किया जाता है। व्यावसायिक साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यावसायिक साख पत्र की मदद से विक्रेता अर्थात निर्यातकर्ता को सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उसके द्वारा पूर्ति किए गए सामान का मूल्य उसका भुगतान कर दिया जाएगा। व्यावसायिक साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यावसायिक साख पत्र की मदद से क्रेता को भी यह आश्वासन दिया जाता है कि विक्रेता को तब तक पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक कि विक्रेता निर्धारित शर्तों में उसकी वस्तु की पूर्ति ना कर दे। व्यावसायिक साख पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यावसायिक साख पत्र के तहत दस्तावेजों में व्यवहार किया जाता है। बैंक वस्तु के माल वस्तु की क्वालिटी रखना इस पे जोर नहीं देता, वह केवल माल के दस्तावेज तक अपने को सीमित रखता है। व्यावसायिक साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यावसायिक साख पत्र 3 प्रतियों में लिखा जाता है। एक प्रति ग्राहक यानी क्रेता को दी जाती है, दूसरा विक्रेता के देश के बैंक को प्रदान की जाती है और तीसरा वह बैंक रखता है जिसने उस साख पत्र को जारी किया है। व्यावसायिक साख पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस बैंक के द्वारा व्यावसायिक साख पत्र जारी किया जाता है वह व्यावसायिक साख पत्र को एक नंबर आवंटित करता है जिसे व्यावसायिक साख पत्र का पत्र क्रमांक कहते हैं। जब भी क्रेता विक्रेता बैंक से व्यवहार करते हैं उसे इस पत्र क्रमांक का उल्लेख कर दिया जाता है। ये सारी बातें व्यावसायिक साख पत्र की विशेषताओं या मुख्य बातों में शामिल की जा सकती है। अब हम प्रवेश करते हैं कि व्यावसायिक साख पत्र के कौन कौन से पक्षकार होते हैं। सरल शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक साख पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार क्रेता होता है, क्योंकि क्रेता की प्रार्थना पर ही
बैंक द्वारा साख पत्र जारी किया जाता है। व्यावसायिक साख पत्र का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष विक्रेता माना जाता है, क्योंकि व्यावसायिक साख पत्र की राशि का भुगतान विक्रेता को किया जाता है। व्यावसायिक साख पत्र का तीसरा महत्वपूर्ण पक्षकार निर्गमन करने वाला बैंक माना जाता है, यानी वह बैंक जो साख पत्र का निर्गमन करता है वह व्यावसायिक साख पत्र का तीसरा महत्वपूर्ण पक्षकार माना जाता है। चौथा, प्रेषणकर्ता बैंक। प्रेषणकर्ता बैंक का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए मैंने भारत में साख पत्र की सुविधा ली और यह सुविधा अमेरिका के बैंक के लिए, मुझे अमेरिका से माल खरीदना है और मैंने भारत में साख पत्र लिया, तो वो साख पत्र भारत से अमेरिका तक पहुंचाने के लिए जिस बैंक का सहारा लिया जाता है उसे प्रेषणकर्ता बैंक के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण शब्द परक्रामक बैंक के नाम का भी है। परक्रामक बैंक का तात्पर्य क्या है कि जब साख पत्र जारी करने वाला बैंक भुगतानकर्ता बैंक का उल्लेख साख पत्र में नहीं करता कि किस पक्ष के द्वारा भुगतान करना है, तो ऐसी दशा में विक्रेता को अधिकार है कि वह किसी भी बैंक की सहायता से भुगतान प्राप्त कर सकता है। जो बैंक इस विपत्र पर भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है उसी बैंक को परक्रामक बैंक के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा भुगतानकर्ता बैंक। भुगतानकर्ता बैंक का मतलब क्या है कि साख पत्र में जिस बैंक का उल्लेख भुगतानकर्ता बैंक के रूप में किया जाता है वह बैंक भुगतानकर्ता बैंक कहलाता है और उसी के द्वारा साख पत्र की राशि का भुगतान किया जाता है। एक महत्वपूर्ण है पुष्टिकर्ता बैंक। पुष्टिकर्ता बैंक का तात्पर्य क्या है कि साख पत्र का निर्गमन क्रेता के देश के बैंक के द्वारा किया जाता है। क्रेता के देश में जो बैंक स्थित है उसके द्वारा साख पत्र का निर्गमन किया जाता है और विक्रेता के देश में स्थित बैंक के द्वारा उस साख पत्र की पुष्टि की जाती है और पुष्टि करने वाला बैंक पुष्टिकर्ता बैंक कहलाता है। अभी तक हमने व्यावसायिक साख पत्र के पक्षकारों की चर्चा की। अब हम प्रवेश करते हैं व्यावसायिक साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये साख पत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सबसे पहले प्रलेखी साख पत्र, प्रलेखी या अप्रलेखी साख पत्र। अब प्रश्न उठता है कि किसे प्रलेखी साख पत्र कहेंगे और किसे अप्रलेखी साख पत्र कहेंगे। तो प्रलेखी साख पत्र का तात्पर्य ऐसे साख पत्र से लिया जाता है जिसमें भुगतान करते समय भुगतान करने वाला बैंक माल के स्वामित्व संबंधी कागज की मांग करता है, तभी वो भुगतान करेगा। ऐसा साख पत्र प्रलेखी साख पत्र के नाम से जाना जाएगा। और जब भुगतान करते समय माल के स्वामित्व से संबंधित कागजातों की कोई मांग नहीं की जाती तो ऐसा साख पत्र अप्रलेखी साख पत्र के नाम से जाना जाता है। यानी माल का स्वामित्व के प्रलेख चाहिए तो प्रलेखी साख पत्र और नहीं चाहिए तो अप्रलेखी साख पत्र के नाम से उसे पुकारेंगे। अब प्रश्न उठता है दूसरा प्रकार प्रतिसंहारी साख पत्र या अप्रतिसंहारी साख पत्र। प्रतिसंहारी साख पत्र और अप्रतिसंहारी साख पत्र में क्या अंतर है? साख पत्र का वह स्वरूप जिसमें जारी करने वाले बैंक को यह अधिकार दिया जाता है कि विक्रेता की सहमति के बिना वो साख पत्र में परिवर्तन कर सकता है और निरस्त कर सकता है, उसे प्रतिसंहारी साख पत्र कहते हैं। और जब जारी करने वाले बैंक को ये सुविधा नहीं दी जाती कि यदि आपको साख पत्र में कुछ परिवर्तन करना है तो विक्रेता की सहमति की आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में उस साख पत्र को अप्रतिसंहारी साख पत्र के नाम से जाना जाता है। यानी जिस साख पत्र में हम परिवर्तन कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, उसको प्रतिसंहारी साख पत्र कहते हैं और जिन्हें विक्रेता को सूचित किए बिना ऐसा नहीं कर सकते उसे अप्रतिसंहारी साख पत्र के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है पुष्टिकृत साख और अपुष्टिकृत साख। पुष्टिकृत साख का मतलब क्या है कि जब बैंक द्वारा जारी साख पत्र की पुष्टि विक्रेता
देश के बैंक के द्वारा कर दी जाती है तो उसे पुष्टिकृत साख कहते हैं। और जब विक्रेता देश के बैंक के द्वारा ऐसी साख की पुष्टि नहीं की जाती उसको अपुष्टिकृत साख के नाम से जाना जाता है। अब व्यावसायिक साख पत्र की विशेषताओं में है दायित्व रहित और दायित्व सहित। दायित्व रहित का मतलब क्या है? जब साख पत्र जारी करते समय जारी करने वाला बैंक ये सुविधा दे, ये बात कहता है कि यदि साख पत्र का भुगतान नहीं होता तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँगा, तो ऐसा साख पत्र दायित्व रहित साख पत्र के नाम से जाना जाता है। किंतु जब बैंक ये सुविधा प्रदान करता है कि निर्धारित अवधि में उसका भुगतान नहीं होता तो भुगतान का मैं प्रबंध करूंगा, तो ऐसा साख पत्र दायित्व सहित साख पत्र के नाम से जाना जाता है। साख पत्र का अगला रूप है हस्तांतरणीय या अहस्तांतरणीय साख पत्र। जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसा साख पत्र जिसका स्वामित्व हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कर सकते हैं तो उसे हस्तांतरणीय साख पत्र कहेंगे, और नहीं कर सकते तो उसे अहस्तांतरणीय साख पत्र के नाम से जाना जाएगा। व्यावसायिक साख पत्रों के रूपों में एक महत्वपूर्ण रूप है निश्चित साख। निश्चित साख का तात्पर्य क्या है कि ऐसा साख जिसमें राशि निश्चित होती है, अवधि निश्चित होती है, और जब इसका पेमेंट या तो किस्तों में कर दिया जाए या एक मुश्त कर दिया जाए और भुगतान के बाद उस साख पत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो ऐसा साख पत्र निश्चित साख पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत आवर्ती साख पत्र का तात्पर्य ऐसे साख पत्र से लिया जाता है जो यद्यपि निश्चित राशि का होता है, निश्चित अवधि का होता है, किंतु पेमेंट करने के बाद भी उस साख पत्र का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह एक लंबे समय तक चलता रहता है। ऐसा साख पत्र कौन उपयोग करता है? ऐसा पक्ष जिन्हें लगातार व्यवहार करना पड़ता है, उन्हें बार बार साख पत्र का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आवर्ती साख का उपयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रकार है साख पत्र के विरुद्ध साख। साख पत्र के विरुद्ध साख, इसका तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए साख पत्र के धारक को एक ऐसा साख पत्र मिलता है जिसका हम स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में धारक बैंक से अनुरोध करता है कि इस साख पत्र के जमानत के आधार पर नया साख पत्र जारी किया जाए, और यदि बैंक ऐसा करना स्वीकार कर लेता है तो ऐसी दशा में जो साख पत्र जारी किया जाता है वह साख पत्र के विरुद्ध जारी किया गया साख पत्र के नाम से जाना जाता है। व्यावसायिक साख पत्र के एक महत्वपूर्ण प्रकार है कि वो प्रतिबंधित भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है। प्रतिबंधित का तात्पर्य क्या है कि यदि जारी करने वाला बैंक भुगतान के संदर्भ में कोई प्रतिबंध लगा देता है तो ऐसे व्यावसायिक साख पत्र को प्रतिबंधित व्यावसायिक साख पत्र कहते हैं, और यदि भुगतान के संदर्भ में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो ऐसी दशा में ऐसे साख पत्र को खुला साख पत्र के नाम से जानते हैं। ये थे व्यावसायिक साख पत्र के प्रकार, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा व्यक्तिगत साख पत्र और उसके बाद हमने पढ़ा व्यावसायिक साख पत्र। अब आते हैं कि ऐसे व्यावसायिक साख पत्रों के निर्गमन से क्या क्या लाभ हो सकता है। यदि मान लीजिए हम निर्यात करता हैं और व्यावसायिक साख पत्र की मदद से हम अपना माल बेचते हैं, कल्पना कीजिए कि हम निर्यात करता है और व्यावसायिक साख पत्रों की मदद से अपना माल बेचते हैं, तो हमें क्या क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ है कि व्यावसायिक साख पत्र के कारण भुगतान की निश्चितता हो जाती है। भुगतान निश्चित क्यों होता है? क्योंकि बैंक द्वारा इसकी गारंटी दी जाती है, इसलिए भुगतान निश्चित होता है। भुगतान निश्चित होने के कारण विक्रेता को एक लाभ ये भी है कि ऐसे विपत्र के अनादरण की भी संभावना नहीं रहती। ऐसे व्यावसायिक साख पत्र के आधार पर माल भेजने से निर्यातकर्ता को ये भी लाभ है कि उसे छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बैंक द्वारा पर्याप्त छानबीन करके सहमति दी जाती है। और परिपक्वता के पूर्व प्रापण का मतलब क्या है कि यदि हम निर्यात करता है, हमारे पास व्यावसायिक साख पत्र है और हमें यद्यपि साख पत्र के हिसाब से कुछ समय बाद पैसा मिलना है और आज हमें पैसे की आवश्यकता है, तो हम समय के पूर्व उसका पूर्व प्रापण करा सकते हैं। और निर्यातकर्ता
को एक लाभ ये भी मिलता है कि यदि वो आवश्यक समझे तो ऐसी व्यावसायिक साक्ष्य पत्र की जमानत के आधार पर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। ये वे लाभ हैं जो विक्रेता या निर्यातकर्ता को व्यावसायिक साक्ष्य पत्रों से लाभ होते हैं। और इस व्यावसायिक साक्ष्य पत्र का दूसरा रूप क्रेता होता है। क्रेता यानी हम इस साक्ष्य पत्र की मदद से माल मंगाते हैं, हम क्रेता हैं। तो क्रेता के आधार पर यदि हम कल्पना करते हैं कि हमें क्या लाभ मिलता है, तो सबसे पहला लाभ है कि व्यावसायिक साक्ष्य पत्र ही वे साक्ष्य पत्र हैं जिसके कारण हमें उधारी क्रय की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त हो जाती है। और क्रेता को दूसरा लाभ है कि वह व्यावसायिक साक्ष्य पत्रों के कारण ही अपने शर्तों के अनुसार माल प्राप्त करने में सफल हो जाता है। क्रेता को ये भी लाभ है कि वो व्यावसायिक साक्ष्य पत्रों की मदद से उधार सुविधा प्राप्त करता है जिसमें उसको कम ब्याज देना पड़ता है। क्रेता को ये भी लाभ है कि वो व्यावसायिक साक्ष्य पत्रों की मदद से माल प्राप्त करता है तो माल की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है कि विक्रेता उस माल की आपूर्ति उसे करेगा ही। अब व्यावसायिक साक्ष्य पत्र का एक पक्षकार निर्यातकर्ता होता है, दूसरा पक्षकार आयातकर्ता होता है और तीसरा पक्षकार बैंक होता है। बैंक जो व्यावसायिक साक्ष्य पत्र का निर्गमन करता है, जो आयातकर्ता और निर्यातकर्ता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, उसको लाभ होता है कि इन क्रियाओं की मदद से उनके व्यवहार में वृद्धि होती है, कमीशन में वृद्धि होती है और बार बार वे विदेशी विनिमय का लेन देन करते हैं जिसके कारण धीरे धीरे उनमें दक्षता आती है। कॉमर्स में कहा जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में लाभ होता है तो उस लाभ में जोखिम भी है, क्योंकि बिना रिस्क के प्रॉफिट नहीं हो सकता। और जहां रिस्क की बात आती है वहां हमें सावधानियां भी अपेक्षित हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम भुगतान करने वाले बैंक हैं, हमें भुगतान करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है, यदि हम बैंक हैं तो इस बात की जांच करना चाहिए कि जो साक्ष्य पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हों वह काल्पनिक नहीं वरन वास्तविक होना चाहिए। साक्ष्य पत्र का भुगतान करते समय बैंक को यह भी सावधानी रखना चाहिए कि जितनी राशि का साक्ष्य पत्र है उस राशि से अधिक का भुगतान नहीं होना चाहिए। साक्ष्य पत्र के भुगतान करते समय बैंक को इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस अवधि में भुगतान किया जाना है भुगतान कार्य उस अवधि में ही संपन्न किया जाना चाहिए। भुगतानकर्ता बैंक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहा है उसकी पर्याप्त छानबीन कर ले, उस क्रेता के हस्ताक्षर के नमूने ले ले, नमूने के हस्ताक्षर से उसको मिला ले, ताकि इस बात का पुष्टिकरण हो जाए कि वह वही व्यक्ति है जिसको हम भुगतान करना है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भुगतान करता है तो भुगतान के समय उसे इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि विक्रेता ने निर्धारित शर्तों के अनुसार माल की पूर्ति की है कि नहीं। इसके संबंध में एक सावधानी यह भी है कि भुगतान करते समय भुगतानकर्ता बैंक को भी सारे दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिए जिस आधार पर भुगतान की उपयोगिता, भुगतान की नियमानुकूलता, भुगतान की पूर्णता की जांच की जा सके। इस प्रकार बच्चों, मैंने इस वीडियो लेक्चर की मदद से बताने का प्रयास किया कि साक्ष्य पत्र क्या है, साक्ष्य पत्र की विशेषताएं क्या हैं, साक्ष्य पत्र के प्रकार क्या हैं, और मैंने ये बताया कि साक्ष्य पत्र के माध्यम से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, और अंत में मैंने बताया कि बैंक को साक्ष्य पत्र का भुगतान करते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। एमकॉम 4 सिंह बैंकिंग प्रैक्टिस इकाई 4 साक्ष्य पत्र का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इस संबंध में कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैं स्पष्ट करने में सफल नहीं हुआ हूँ, कृपया कमेंट्स बॉक्स में जानकारी दें। मैं यथासंभव यथाशक्ति कोशिश करूँगा कि आप की ज्ञान की इच्छा को पूर्ण कर सकूँ। धन्यवाद।